हेलो 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 एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून ऋषिका, श्वेता, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सभी को। दीपांजलि नमस्ते। अभय मैं ठीक हूँ। निकू नमस्ते। कनक लता राधे राधे। मनोज थैंक यू सो मच, सेम टू यू। प्रियल गुड आफ्टरनून। मीनू सोनी थैंक यू। गुड आफ्टरनून सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भाई। यश, मुकेश, सुभाष, अभिषेक प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुरभि, आदर्श, नीलेश, नूर सभा, जन्माष्टमी हेलो। बिल्कुल बिल्कुल आज जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रही है। किरण गुड आफ्टरनून। दीप्ति, हिमांशु। हाँ, मैं कृष्ण भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सारी की सारी जितनी भी सीट्स हैं वो हमारे बैच से ही फिलअप हो जाए तुम्हारी। ठीक है, जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं वो सारी की सारी वैकेंसीज हमारे बच्चों से ही फिलअप हो जाए। इससे अच्छी क्या बात होगी बताओ। पूजा, अनामिका, शिवानी, अभिषेक सारे के सारे गवर्नमेंट टीचर दिखने चाहिए फिर टीजीटी पीजीटी में। अमिनेश, सोनाली, अमिता, सुरभि, शिवानी, सोनाली। गुड आफ्टरनून। आरा, सूरज, दीप्ति, अभिषेक, बिल्कुल अभिषेक, अमिता, नीतू, कल्पना, बिल्कुल सबका हो जाएगा। अभिषेक जरूर होगा, मेहनत करोगे तो जरूर होगा। मेरी कोई कृपा नहीं है, हमारी मेहनत होगी अगर होगा तो। अवंती, अक्षय, अभय, साजी, एसआई गुड आफ्टरनून। हाँ बिल्कुल होगा भाई, मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। बाकी सब भी तो वही कर रहे हैं, हम उनसे अच्छी कर रहे हैं, है ना। वर्षा, अभिषेक, कल क्लास ले लूंगा मैं भाई। अब तुम्हारे साथ मैं बिल्कुल भी वो नहीं कर सकता। वैसे मन तो मेरा नहीं है, मेरी छुट्टी है, पर तुम्हारी क्लास लूंगा मैं। कल क्लास लूंगा, तुम्हारा सिलेबस ना रह जाए। अभिषेक देखते हैं, लूंगा जरूर। 3-4 घंटे की तो पता नहीं, पर क्लास जरूर लूंगा। अजय नमस्ते। ले लेंगे कल क्लास, ले लेंगे। एक क्लास में तो कुछ नहीं होता है। प्रीति शर्मा गुड आफ्टरनून। किरण कह रही है सर ये ना 1 साल लगे, कुछ ना आता सर। अच्छा ठीक है किरण। सूरज बिल्कुल। पवन गुड आफ्टरनून। साक्षी, अंगद, प्रियल, हाँ, शिवम, सोहेल हेलो। सरिता, तो हम कल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कर रहे थे, आज इसको खत्म करते हैं। ठीक है, आज इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, और हम आगे चलेंगे। ठीक है, आज इसको खत्म कर देते हैं, फिर कल से हम डायनेमिक शुरू कर देंगे। ठीक है, इसको खत्म कर देते हैं और फिर डायनेमिक शुरू करते हैं। कल मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें। ठीक है, कल मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक फॉर्मूला समझा दिया था तुम्हें। क्या फॉर्मूला समझाया था मैंने कल सेंटर ऑफ ग्रेविटी का तुम्हें? एक्स बार क्या आया था? एक्स डी एस अपॉन में डी एस, और वाई बार आया था वाई डी एस अपॉन में डी एस। कल हमने एक फॉर्मूला किया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। कौन सा? एक्स बार होगा तुम्हारा एक्स डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, और वाई बार था हमारा वाई डी एस ओवर इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ये था। वे डी एस क्या था तुम्हारा? आर्क लेंथ थी। ds थी हमारी आर्क लेंथ। तो कल हमने ये कर लिया था। कल एक फॉर्मूला हमने ये किया था। आज इसके कुछ एक दो फॉर्मूले और हैं, मैं वो और बता देता हूं, फिर हम कुछ उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सभी को नमस्ते। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को नमस्ते। देखो कुछ एक दो फॉर्मूले और हैं इसके। एक फॉर्मूला आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। क्या? अगर तुम्हें एक कर्व दिया हुआ है,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक फॉर्मूला और है, ये तो फॉर्मूला नंबर 1 बोल दो, ये फॉर्मूला नंबर 2 है। देखो जब तुम्हें x की लिमिट दी हुई हो, ठीक है, हाँ मैं साथ साथ करवाऊंगा इसके क्वेश्चन भी। कल ये पूछ रहे थे कि दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही आते हैं, नहीं नहीं वो जरूरी नहीं है आदर्श, अलग अलग भी आ सकते हैं। जैसे मैं अभी क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें अलग अलग भी आएंगे, ठीक है आदर्श। रेनू गुड आफ्टरनून। नहीं देखो चलो सभी को गुड आफ्टरनून, मयंक, रेनू, आदर्श, राखी, सभी को गुड आफ्टरनून, नीलम। चलो बिल्कुल मोहम्मद कोशिश कर रहे हैं। जब तुम्हें कर्व दिया हुआ हो, जब तुम्हें कर्व दिया हुआ हो और साथ में x की रेंजेस गिवन हो, जैसे कि मान लो कह दे x a से लेके फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b तक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कर्व है ना वो तुम्हारा कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसा कोई कर्व दिया हुआ है। तो उस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं वो किस फॉर्मूले से निकालते हैं, वो हम निकाल देते हैं x बार a से b एक्स वाई डी एक्स अपॉन में, ये सिंपल फॉर्मूला है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से ही सोल्व हो रहे हैं। वाई डी एक्स ज्यादातर जो क्वेश्चन है तुम्हारे वो इसी तरह सोल्व हो रहे हैं। और वाई बार कैसे निकल के आता है, वाई बार निकल के आता है तुम्हारा एस 1/2 ए से बी वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन में ए से बी वाई डी एक्स, ऐसे निकल के आता है, ठीक है, ऐसे फाइंड आउट होता है। अब एक चीज तुम ये देखो, जो कर्व खुद एक कॉमन सेंस लगाना यहां पे, जैसे कि मैं तुम्हें एक चीज बता दूं फिर तुम उसका एक्सप्लेनेशन पूछोगे। जो कर्व सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट ही बनेगा, जो कर्व तुम्हारा एक्स एक्सिस के अबाउट ही बनेगा, जो कर्व की जिस कर्व का सारा लेना देना एक्स एक्सिस के अबाउट ही रहेगा, तो एक तरीके से जो देखो, एक बात बताओ मेरे को, जो कर्व, हाँ सबका कमेंट दिखा मेरे को, सोनम राधे राधे, सभी का कमेंट दिखा, मैं पढ़ाने लग गया। मेरे को एक बात बताओ कि जो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट एकदम सिमिट्रिकल प्लेस हो गया, ऐसे जो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट एकदम सिमिट्रिकल प्लेस हो गया, अगर तुम उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने चले तो मेरे को एक बात बताओ, क्या उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक्स एक्सिस पे नहीं बनेगी? बताओ। जैसे कि मान लो, हाँ बिल्कुल अवंती, जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूं कि मैंने एक ऐसी ट्रायंगल बना दी जो सिर्फ एक्स एक्सिस के अबाउट एकदम सिमिट्रिकल प्लेस्ड है, जितनी एक्स एक्सिस के ऊपर उतनी ही एक्स एक्सिस के नीचे। अब यहां पे रेंज तो मानो 0 से लेके 5 है या 2 है, कुछ भी है। अगर मैं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूंगा तो एक्स एक्सिस पे ही मिलेगी, वाई एक्सिस पे कैसे मिलेगी? मानते इस बात को? गुड आफ्टरनून नगमा, अमित, है ना। तो उस केस में जो ये वाई बार होगा ना, ये हमेशा 0 होगा। उस केस के अंदर जो ये वाई बार होगा, ये हमेशा क्या होगा तुम्हारा? 0 होगा। वाई बार जो होगा तुम्हारा वो हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब ये सिमिट्रिसिटी तुम पता कैसे लगाओगे? जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, मैं इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखता हूं, ये आया हुआ है पीजीटी में। कह रहा है कि फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब बिटवीन origin and x is equal to b is। तो इसके ऑप्शंस तुम्हें गिवन है। पहला ऑप्शन कह रहा है x बार इज इक्वल टू 5/6b, y बार इज इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है x बार इज इक्वल टू 5/6b, y बार कह रहा है b होगा। सी ऑप्शन कह रहा है एक्स बार इज इक्वल टू 5/7b, वाई बार इज इक्वल टू 0 होगा। और डी ऑप्शन कह रहा है एक्स बार इज इक्वल टू 5/7b और वाई बार इज इक्वल टू b। जरा एक बार सोल्व करके देखो। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट स्लाइड या निधु निकल जाता है रोज बारी बारी। अजय गुड इवनिंग, नमस्ते। चलो, नहीं मेरी घटना चक्कर ऑर्डर कर रखी है, अभी शिप नहीं हुई है, थोड़ा सा टाइम ले गया ऐसा लग रहा है, 3-4 दिन बाद आएगी घटना चक्कर। अभी पुरानी वाली से ही काम चला रहा हूं मैं।
जब आ जाएगी तो फिर मैं तुम्हें क्वेश्चंस लिखता हुआ बुक से दिखूंगा। चलो एक बार इसको ट्राई करो, जरा एक बार इसको ट्राई करो। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो सबसे पहले एक चीज समझो, देखो एक चीज समझो, जरा कर्व को समझने की कोशिश करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कर्व को समझने की, आज तुम्हें एक बात बताऊं, मैं 1 घंटे से स्टैटिक्स पढ़ रहा था, पता है तुम्हारी क्लास से जस्ट पहले मैं 1 घंटा स्टैटिक्स पढ़ा हूं बैठ के शांति से, कि मैं कि खुद को इतनी क्लैरिटी लानी चाहिए कि बच्चों को चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। तो मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ स्टैटिक्स, तो काफी चीजें मेरे को समझ भी आई और काफी चीजें अच्छी भी लगी हैं। देखो अब जैसे कि ये कर्व है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, हम जब कर्व बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वाई की आ जाती है, मानते हो? एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, वाई की आ जाती है। अब सपोज तुमने एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दी, ए को भूल जाओ, ए तो कांस्टेंट है, ए को छोड़ दो, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जरा इस कर्व को ध्यान से देखो, ठीक है? अगर y की, अगर x की वैल्यू तुम रखोगे कुछ भी, x की वैल्यू सपोज तुमने 1 रख दी, तो y की वैल्यू कितनी बनेगी, ±1। कहने का मतलब ऊपर भी x की वैल्यू तुमने 1 रखी तो y की वैल्यू 2 निकलेंगी, एक प्लस भी और एक माइनस भी, तो कर्व यहां से बना। जब तुमने y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखी तो ये हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू आएगी ±2√2, है ना? तो देखो यहां पे 1 रखा, फिर जब तुमने 2 रखा तो +2√2 -2√2, फिर जब 3 रखा तो 27 हो जाएगा, उसके लिए भी 2 वैल्यू निकलेंगी। तो कहने का मतलब ये कर्व एकदम सिमिट्रिकल बनेगा, वाई एक्सिस के अबाउट बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा भी बने उससे मतलब नहीं है। तुम्हारा क्या बनेगा कर्व, वाई एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिट्रिकल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? और अगर ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिट्रिकल है तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो एक्स एक्सिस पे ही मिलेगी। तो एक चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर तुम्हारा जो कर्व दिया हुआ है और उसमें y की पावर इवन है, उसके अंदर अगर y की इवन पावर है तो वो कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिट्रिक बनेगा। इस चीज का ध्यान रखना, वो कर्व हमेशा क्या बनेगा, वाई एक्सिस के, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमिट्रिक बनेगा, और उसके अंदर जो वाई कोऑर्डिनेट आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो नहीं आएगा, क्योंकि वो उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक्स पे ही मिलेगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये वाला और ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो डायरेक्टली तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है? बोलो समझ आई बात? हाँ अभिषेक, है ना? अब तुम्हें ये देखना है कि एक्स बार क्या होगा। एक्स बार के लिए अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, एक्स बार के लिए अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ये वाला। यहां से वैल्यू निकाल लो वाई की, वाई की वैल्यू कितनी निकलेगी, वाई स्क्वायर आएगा एक्स क्यूब बाई ए, और वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 3/2 अपॉन में ए की पावर 1/2, ये हो जाएगा, ठीक है? ए और सी ऑप्शन सेम कहाँ है, यहाँ पे 5/7 है, यहाँ पे 5/6 है, अलग अलग है ऑप्शन, सबका सी आ रहा है, देख लेते हैं क्या आएगा। सबका सी आ रहा है तो देख लेते हैं क्या आएगा। तो एक्स बार हो जाएगा तुम्हारा 0 से b एक्स वाई डी एक्स अपॉन में 0 से b वाई डी एक्स। वाई की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो 0 से b एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में √a, और a की x भी मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, और अपॉन में तुम्हारा 0 से b y की वैल्यू रख दो x की पावर 3/2 अपॉन में √a dx। तो √a को कॉमन लाके काट दो, ये हो जाएगा 0 से b x की पावर 5/2 dx अपॉन में 0 से b x की पावर 3/2 dx। इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 7/2, तो 2/7 x की पावर 7/2 0 से a अपॉन में 2/5 x की पावर 5/2 0 से a, ठीक है?
तो लिमिट्स रख दो यहाँ पे, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा तो ये 5/7 बन जाएगा। a की पावर तो हो जाएगी 7/2 अपॉन में a की पावर 5/2, ये ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 5/7। b आना था ना, अरे b, a नहीं है b है, a नहीं है b है, जो भी मैं सोचूं इसको b कर लो, ठीक है b कर लो। तो यहाँ b हो जाएगा b b b b b, तो ये b बन जाएगा 5/7 b, ठीक है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है, जो बच्चे बता रहे थे एकदम ठीक है उनका वो ऑप्शन। इस तरह करना है। आई बात समझ में? बोलो, क्लियर हुई ना बात? एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर बस ये पूछा हुआ है, नहीं कमेंट ऑफ नहीं है, सभी का आ रहा है सी ऑप्शन सही है अमित। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसके अंदर ये पूछा हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, बस ये पूछा हुआ है कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। तो एक्स कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है उसके टिक लगा देना सीधा सा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है उसके सीधा सा टिक लग जाएगा। ये देखो एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, ये पीजीटी में आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये पीजीटी में आए हुए हैं क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है इफ x² + y² इज इक्वल टू a², x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज ए यूनिफॉर्मली सर्कुलर लेमिना। ये कर्व दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि सर्कुलर लेमिना है, मतलब एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। देन COG, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है क्या होगी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है। देखो जिसके अंदर लिमिट्स दे देना, देखो वैसे तो फॉर्मूला तुम कोई भी यूज कर सकते हो अमित, ठीक, मयंक, फॉर्मूला कोई भी यूज कर सकते हो। तुम्हें कोशिश करनी है कि ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाए, तुम्हें कोशिश करनी है कि फॉर्मूला ये वाला यूज हो जाए। अब तुम्हें ये चीजें खुद से समझनी है कि देखो जिसके अंदर हमें आर्क लेंथ निकालनी इजी हो रही है तो आर्क लेंथ निकाल लो। मैं तो कहूंगा कि यही फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करो, ये बेटर फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इस हिसाब से बनाए हुए हैं कि जहां पे हमारे को इजी लगेगा ना उसको अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। जिस चीज को जैसे इजी लगेगा हम उस तरीके से कर सकते हैं, तो कोई फर्क थोड़ी ना है। अगर यही क्वेश्चन मैं आर्क लेंथ से करना चाहता तो भी हो जाता, अगर मैं आर्क लेंथ से करना चाहता तो भी हो जाता है क्वेश्चन, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, तुम कर सकते हो। थैंक यू महाबाग। तो ये देखो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि 2a अपॉन में 3π, 0, b कह रहा है 4a अपॉन में 3π, 0, c कह रहा है तुम्हें 0, 2a अपॉन में 3π। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, देखो x की इवन पावर दिख रही है तुम्हें, y की इवन पावर दिख रही है। y की अगर इवन पावर दिख रही है तुम्हें, y की अगर तुम्हें इवन पावर दिख रही है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो कर्व है ये x एक्सिस के और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। उसने देखो ये सर्कल की तो इक्वेशन है यार, ये सर्कल की इक्वेशन है, तुम्हें दिख रही है, ये क्या होता है, ये सर्कल ही तो होता है। ये क्या है, ये सर्कल है, तो ये एक सर्कल दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, ये एक सर्कल दिया हुआ है और वो कह रहा है कि x जो है ना वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, x जो है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x 0 या 0 से बड़ा कहां होगा, यहां होगा। इसका मतलब इधर के कर्व से कोई लेना देना नहीं है, इधर वाले कर्व से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो कर्व बस इतना बचा, क्योंकि x की वैल्यू उसने क्या कही है, 0 से बड़ी बोली है, 0 या 0 से बड़ी। यहां पे कितना हो जाएगा a। अब ये ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि तुम्हें जो कर्व है ये y एक्सिस के x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालोगे तो x एक्सिस पे ही आएगी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस पे आएगी, x एक्सिस पे ही आएगी, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते फिर,
ये वाले ऑप्शंस तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो क्या बोल रहे हैं कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वाई एक्सिस पे आएगी, वो तो आ नहीं सकती है। ठीक है, अब तुम मेरे को एक बात बताओ, शायद इसको अगर इससे करेंगे, इस वाले क्वेश्चन इस वाले से करेंगे, तो मेरे को लग रहा है ये वाला हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाए। इससे करके देखें, इस वाले से भी करके देख सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि कौन सा लगाएं, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, दोनों लग सकते हैं यहाँ पे, ये भी लग सकता है वो भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने कल वाला फॉर्मूला किया था वो भी लग सकता है, पर इसके चांसेस क्या रहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होने के ज्यादा रहते हैं, क्योंकि ये वाली टर्म एक्स्ट्रा ऐड होती है हमेशा, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा हमेशा ऐड होती है। तो इससे बचने की कोशिश करते हैं हम, ऑब्वियस सी बात है, इससे बचेंगे। तो इसलिए हम क्या सोचेंगे कि वही वाला लग जाए। तो अब बताओ, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, एक्स बार निकालना है बस तुम्हें। तो एक्स बार क्या निकलेगा इसके अंदर, बी आ रहा है, सोल्व करके बता रहे हो ना, सोल्व करके बता रहे हो या ऐसे ही बता रहे हो भाई। तो रेंज क्या है, 0 से a हो गई, x की क्या हो गई 0 से a, क्योंकि सर्कल है तो 0 से a है। तो x इंटू में y कितना आएगा, y आएगा तुम्हारा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx और अपॉन में 0 से a y dx, 0 से a y dx। तो y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये है। हाँ, तो इसने तो जो सॉल्यूशन किया है वो इसने तो सब्स्टिट्यूशन से कर दिया, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी जहां तक मेरे को लग रहा है। सब्स्टिट्यूशन क्यों करना फालतू में, ऊपर तो एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे तो ये डेरिवेटिव रखा हुआ है ना, जो ऊपर वाला है उसके अंदर तो जो अंदर वाले को पुट करेंगे तो ये डेरिवेटिव रखा है और नीचे डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन उसने किया हुआ है, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसकी जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो ऊपर वाले में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को u, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2x dx हो जाएगा du। तो x dx की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी माइनस का du बाई 2। तो जो ऊपर ऊपर वाला इंटीग्रेशन है ना, उसमें सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, वो हो जाएगा -1/2। जब 0 रखूंगा मैं, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो u आएगा तुम्हारा a स्क्वायर, जब x की वैल्यू मैं रखूंगा 0 तो u आएगा a स्क्वायर, जब मैं x की वैल्यू a रखूंगा तो u आएगा 0। थैंक यू कन्नू। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा अंडर रूट u du, बस अंडर रूट u du बन जाएगा। और नीचे जो है तुम्हारा फॉर्मूला लग जाएगा x/2 रूट में सेम, याद होगा ये फॉर्मूला, x/2 रूट में सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। अब जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है उनको थोड़ी सी ये फॉर्मूले में समस्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, x/2 रूट में सेम प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो अगर अब इसको सोल्व करेंगे तो -1/2 रूट u का कितना होगा 2/3 u की पावर 3/2, और लिमिट क्या है a स्क्वायर से 0 है, अपॉन में यहां पे अपर लिमिट रखो। जब यहां पे अपर लिमिट रखेंगे तो ये वाला तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट में a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बनेगा, रूट में a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो 0 होगा, और यहां पे a रखेंगे तो ये a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई ए, तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, तो a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ये तो अपर लिमिट आएगी। और जब लोअर लिमिट रखोगे तो ये भी पूरा 0 और ये भी पूरा 0, लोअर लिमिट पूरी 0 बनेगी। ठीक है, साइन इनवर्स 1 को रख देंगे हम π/2 और इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट गया यहां तो न्यूमरेटर में बन गया -1/3। जब अपर लिमिट रखेंगे तो वो हो जाएगा 0, और लोअर लिमिट रखेंगे तो a स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, और अपॉन में a स्क्वायर इंटू में π/2, ये हो जाएगा। ठीक है, बाई 2 क्या हो गया, बाई 2 लिखें, कहां पे लिखूं, क्या कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, अच्छा a स्क्वायर बाई 2, ठीक है a स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब ये a स्क्वायर की पावर जब 3/2 लोगे तो कितना बन जाएगा a क्यूब बन जाएगा। जब a स्क्वायर की पावर 3/2 लोगे तो a क्यूब बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में तो आ गया 1/3 a क्यूब, और डिनोमिनेटर के अंदर आ गया तुम्हारा a स्क्वायर π/4। तो a स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो गया, ये पलट जाएगा,
पलट जाएगा तो ये ऊपर बन जाएगा 4a अपॉन में 3 पाई। आया है क्या कुछ ऐसा? 4a अपॉन में 3 पाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है मेरे को कल वाले फॉर्मूले से, इसीलिए इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को। कोई और क्वेश्चन है तो देखते हैं। एस्ट्रॉइड वाला कल मैंने करवा दिया था। कल मेरे को चारुल ने सारे फोटो कंबाइंड करके भेज दिए थे, उसमें देखता हूं कोई क्वेश्चन है तो, उसमें देखें कोई क्वेश्चन है तो। ये मेरी बुक आ जाती है फिर मजा आएगा। ये कर लिया मैंने। अच्छा, अब एक चीज देखना तुम, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना जो मैंने तुम्हें करवाया है, जो नई वाली तुम्हारी घटना चक्र है, जो नई वाली घटना चक्र है उसका है ये क्वेश्चन नंबर शायद 109। जो नई वाली घटना चक्र है तुम्हारी उसका शायद ये 109 है। 109 क्वेश्चन है। अब उसको उसने और किसी से ही करवाया हुआ है, उसने उसको किसी और से ही करवाया हुआ है, तो वो देखो उसका भी आंसर मैच हो रहा है। हमने इस वाले फॉर्मूले से किया तो इससे भी हो गया। ठीक है, तो इससे काम चलाओ अपना, बस ये सही है, हमें ठीक मेथड मिल गया ये, तो ये हो जाएगा। और कोई तो क्वेश्चन मेरे को इसमें दिख नहीं रहा। एक क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज ए देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम इट्स सेंटर एट ए डिस्टेंस। ये पूछ रहा है कि इसके सेंटर से कितनी दूर होगी इसकी। चलो ये करें, ये करते हैं। देखो हम कोशिश करेंगे कि यही फॉर्मूला लगा के कर दे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, या चलो मैं तुम्हें एक ये नया जो तरीका है ये भी सिखा देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम दूसरे तरीके से कर देते ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग जाए। इफ द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है, इज ए, देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, its center of gravity from its center is at a distance। सेंटर से कितनी दूर होगी, is at a distance। ये TGT 2021 में आया हुआ है, लेटेस्ट ही आया हुआ है। सेंटर से कितनी दूर होगी, पहले ऑप्शन में कह रहा है कि 3a/8, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है तुमसे 5a/8, थर्ड ऑप्शन में तुमसे कह रहा है a/2 और फोर्थ ऑप्शन में तुमसे कह रहा है क्या, 2a/5। ये कह रहा है। अरे यार वो नई वाली घटना चक्र अपलोड नहीं हो सकती ना, वो मैं भी नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकते, वो वैसे पीडीएफ में नहीं है। पूरी बुक की पीडीएफ कौन बनाएगा, ये तो मेरे को वैसे शेयर की हुई है। हाँ, कपलिंग के और मोमेंट में आज करवाऊंगा, इसके बाद ही करवाऊंगा। ये क्वेश्चन करो, इफ द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज ए, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है कि सेंटर से कितनी दूर होगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं तुम्हें एक फॉर्मूला और बता देता हूं, कोशिश करूंगा सोनम मैं लास्ट में बता दूं तुम्हें। इसका मैं तुम्हें एक और फॉर्मूला बता देता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक फॉर्मूला और होता है। देखो कल मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला करवा दिया, ये जो नया फॉर्मूला है ये तुम कर चुके हो, बस इसको इंटीग्रेशन की सेंस में देखो। इसको तुम किस में देखो, इंटीग्रेशन की सेंस में देखो। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, कल हमने एक फॉर्मूला किया था, अगर तुम्हें याद हो, कौन सा एक फॉर्मूला हमने किया था जिसमें प्लेन में रखे हुए थे सारे ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स प्लेन में रखे हुए थे। तो प्लेन में सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे तो उसका हमने क्या किया था, समेशन कर दिया था किसके, सारे मासेस का, MI/XI, और नीचे क्या कर दिया था, सारे के सारे मासेस का सम कर दिया था। और y बार पे हमने क्या किया था, यही कर दिया था, समेशन ऑफ MI/YI, और अपॉन में क्या कर दिया था हमने, समेशन ऑफ MI।
याद है तुम्हें? क्या तुम्हें ये बात याद है कि कल हमने एक ये फॉर्मूला पढ़ा था जब एक प्लेन के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हो? हेलो आंचल, हाँ है ना, वो डिस्क्रीट वाला केस जिसमें प्लेन में बहुत सारे रखे थे। अब तुम सोचोगे एक बॉडी है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है, और जो बॉडी है उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं? उसके अंदर इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, ठीक है। उसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं तुम्हारे? इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। अगर मैं सारे के सारे इनफाइनाइट पार्टिकल्स का मास का सम करूं तो मैं क्या मान लेता हूं? मैं ये मान लेता हूं कि ये जो इनफाइनाइट पार्टिकल है ना, इसका मास कितना है? dm। इसका मास मैं कितना मान लेता हूं? dm मान लेता हूं, एकदम स्मॉल मास, कि एकदम ये dm का मतलब क्या है? इनफाइनाइटली स्मॉल मास है। तो मैं क्या कहता हूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या मिल जाएगी? इन सारे के सारे मासेस का, इन सारे के सारे मासेस का x से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। अब यहां पे सम तो कर नहीं सकते तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां पे हम सम तो कर नहीं सकते तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कहता है सारे के सारे मासेस का क्या कर दो? सम कर दो, ठीक है। नेग्लिजिबल मतलब बहुत ज्यादा छोटा, है ना, ठीक है अमित। सिमिलरली वो y बार में क्या कहता है? वो कहता है कि भाई तुम क्या कर दो? y कर दो, सारे के सारे मासेस का सम कर दो, और नीचे क्या कर दो? सारे के सारे मासेस का सम कर दो, ठीक है। अब ये जो सारे के सारे मासेस को जोड़ दिया, ये तो जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसका मास ही आ गया। ये तो क्या आ गया? तुम्हारे उस ऑब्जेक्ट का मास ही आ गया। ये वाली चीज क्या आ गई? ये तुम्हारी उस ऑब्जेक्ट का पूरा मास बन गया। भाई सारे के सारे, हाँ ठीक है 28 है, जो भी है, मेरे को नहीं पता किसका क्या है, तुम कर लो क्वेश्चन। अगर मैं सारे के सारे मासेस का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इस पूरी की पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। ये जो पूरी की पूरी बॉडी है इसका मास बन जाएगा। तो नीचे अगर मैं सारे के सारे मासेस का सम कर दूं तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं? कैपिटल M लिख देता हूं कि भाई ये पूरी की पूरी बॉडी का मास है, ठीक है। ये क्या है? पूरी की पूरी बॉडी वाले का मास है। हाँ, सारे फॉर्मूले एक तरीके से देखोगे तो सेम ही है। सारे फॉर्मूले की सेंस जो बनेगी वो सारी की सारी सेम बनेगी। मानते हो अब ये बात? बोलो। चलो अब ये क्वेश्चन करेंगे कैसे? देखो अब ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे? अब ये बात आती है, देखो हमें एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, हमें एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? एक हेमिस्फीयर दिया हुआ है। देखो हमें इस हेमिस्फीयर का मास लेना है। हमें क्या लेना है? इस हेमिस्फीयर का मास। तुम्हें पता है कि मास क्या होता है? सॉरी, तुम्हें पता है डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम होती है। डेंसिटी घनत्व होता है ना, किसी को हिंदी में इंग्लिश में नहीं पता हो तो क्या होती है? डेंसिटी घनत्व। घनत्व क्या होता है तुम्हारा? द्रव्यमान अपॉन में वॉल्यूम को क्या बोलते हो? वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम होती है। तो अगर हमें मास निकालना है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, है ना। आयतन जो भी है, तो हम क्या करेंगे? हम यहां पे ना एक छोटा सा डी, हमें अब यहां से डीएम निकालना पड़ेगा ना। अगर हमें फॉर्मूला लगाना है, अगर हमें फॉर्मूला लगाना है तो हमें डीएम की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। जो डीएम है उसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आ रही है बात समझ में? तो मैंने मान लिया कि जो तुम्हारी बॉडी है ना, ये जो तुम्हारी बॉडी है इसका ये तो सेंटर है यहां पे, ये तो मैंने मान लिया ये ओ सेंटर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी पॉइंट पे मान लो मैंने यहां बोल दी कि तुम्हारी क्या लग रही है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रही है। तो ये वाली जो चीज है एक बार फिर से बता दीजिए, बिल्कुल सुनो मैं क्या कह रहा हूं। हमें एक छोटे से ऑब्जेक्ट का मास चाहिएगा ना इंटीग्रेशन करने के लिए। मैं कह रहा हूं कि हमें अगर ये फॉर्मूला यूज करना है, यहां पे दो डायमेंशन में तो फॉर्मूला यूज होगा नहीं। हमें तो सिर्फ ये बताना है कि ये ओ से लेके और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस कितना है। सेंटर से लेके
और यहां तक का हमें ये बताना है कि डिस्टेंस कितना है ना। अब मेरे को इंटीग्रेशन करना है तो ये डीएम निकालना तो पड़ेगा। एक छोटे से ऑब्जेक्ट का मास निकालूंगा इंटीग्रेशन करने के लिए, तो एक छोटे से ऑब्जेक्ट का पहले मास निकालो। तो एक छोटे से ऑब्जेक्ट का जब मास निकालोगे तभी तो उसका इंटीग्रेशन करोगे। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने मान ली कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी है, तो मैं अब एक छोटे से ऑब्जेक्ट का मास निकालना चाह रहा हूं। इसके अंदर छोटा सा एक पार्टिकल मानूंगा और उसका मास निकालना चाह रहा हूं। अब मास क्या होता है, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से मास होता है डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा यहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर एक छोटा सा ना एक स्ट्रिप मान लेता हूं पार्टिकल की। एक छोटा सा क्या मान लेता हूं, एक स्ट्रिप मान लेता हूं पार्टिकल की। ठीक है, मैंने एक पार्टिकल की छोटी सी क्या मान ली है, स्ट्रिप मान ली। मैं कह रहा हूं कि इसका मास निकाल लेते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और फिर हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके a तक। फिर हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेके a तक, क्योंकि उसकी रेडियस कितनी है, a है। तो इस छोटी सी स्ट्रिप का अगर मास निकाल लूंगा और अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा 0 से लेके a तक, तो पूरा मास नहीं आ जाएगा। बताओ, क्या कंप्लीट मास नहीं आ जाएगा, उसका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या ये बात समझ आ रही है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर मैंने स्ट्रिप मानी है, इसका मैं स्मॉल मास निकाल लेता हूं और इस मास को अगर मैं 0 से a तक इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बोलो। यही इसने किया हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तुम सॉल्यूशन के अंदर, तो इसने डीएम निकाला हुआ है। तो डीएम देखो इसने क्या बोला, इसने डीएम बोला कि डीएम क्या होगा तुम्हारा, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। मैं बताऊंगा ये कैसे लिया है उसने, इंटू में रो, पाई वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स इंटू में रो, ये उसने डीएम लिया है। हाँ, सिमेट्रिकल वाई एक्सिस नहीं मान रहा है, कहीं भी रखी हुई है अमित, ये कहीं भी रखी हुई है, वो वाई एक्सिस नहीं मान रहा है। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? तो देखो उसने मास कैसे लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, जो ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर एक गोला होता है, ऐसा एक ऐसा गोला होता है। ठीक है, और उस गोले को आधा रख दो, उस गोले को क्या कर दो, आधा कर दो, तो वो जो आधा गोला बनता है वो हेमिस्फीयर बनता है। अब उस हेमिस्फीयर का एक तुमने एक स्ट्रिप एज्यूम करी है, वो सोचो तुमने क्या करी है, एक हेमिस्फीयर की एक स्ट्रिप एज्यूम करी है। ये चीज सोचो, ये मत सोचो कि ये सेमी सर्कल है, तुम इस चीज को सेमी सर्कल समझ रहे हो, ये पीछे की तरफ भी है, ये समझो। ये क्या है, ये पीछे की तरफ भी है, मतलब ये 3D में है ना हेमिस्फीयर। तुम्हें पता है आधा गोला कैसा होता है, आधा गोला समझते हो ना कैसे होता है। ठीक है, आप बिना इंटीग्रेशन के तो कैसे निकाल पाएंगे भाई, इंटीग्रेशन के बिना पंकज नहीं निकल सकता। ठीक है, हाँ वाई एक्सिस पे भी बना सकते थे, फिर भी सेम टू सेम चीज होती। ये वाई एक्सिस पे बना लो चाहे कहीं पे भी बना लो, सेम बात है, कोई डिफरेंस इसके अंदर नहीं आएगा। पर अब मैं जो बोल रहा हूं एक बार उस चीज को समझ लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हें एक नया तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझ लो एक बारी। देखो, तो ये जो गोला है ना, ये एक्चुअली में ऐसा है, ये जो गोला ये सेमी सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल नहीं है, ये ऐसा गोला है। अब इसके अंदर जो तुमने पट्टा ये जो स्ट्रिप मानी है ना, ये स्ट्रिप मानी है, जो पट्टा माना है, ये पूरा अंदर तक है, ऐसे पूरा अंदर तक है। और जब 3D फिगर का हम क्या निकालते हैं, जब हम 3D फिगर का वॉल्यूम निकालते हैं, तो 3D फिगर का वॉल्यूम कैसे निकलता है, एरिया इंटू में हाइट। कैसे निकलता है, एरिया इंटू में हाइट निकलता है। मानते हो इस बात को, एरिया इंटू में हाइट निकलता है। अब जो सर्कुलर चीज होती है उसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये गोला ऐसे रखा हुआ है, अब ये गोला ऐसे रखा हुआ है, तो इसकी हमने जो ये स्ट्रिप मानी है ना, ये जो स्ट्रिप मानी है, हमने जो ये स्ट्रिप मानी है, उसकी ये वाली लेंथ तो उसने बोल दी कि यहां से यहां तक तो x है, और ये जो ऊंचाई बोली है यहां से यहां तक क्या बोली है उसने, y बोली है। ठीक है, उसने क्या बोली है, y बोली है। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो इसका एरिया कितना बनेगा, पाई वाई स्क्वायर। वाई एक्सिस के अबाउट देखेंगे तो वो ही तो उसकी रेडियस का काम करेगी, है ना। रेडियस का काम क्या करेगी, पाई वाई स्क्वायर,
y/2 कैसे होगी, रेडियस y होगी ना, y/2 कैसे होगी, रेडियस y होगी। और जो इसकी ऊंचाई है एक तरीके से, तो ये जो ये पट्टा दिख रहा है इसकी ये वाली जो साइड मानी है, ये हमने ये कितनी मानी है, dx ही मानी है बस। ये हमने कितनी मानी है, dx, क्योंकि जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये पूरा आ जाएगा। नहीं आ रही बात समझ में? वो नीचे लेंगे मयंक, वो हम नीचे कैपिटल M में लेंगे। जो तुम बोल रहे हो कि सर वॉल्यूम तो 2/3 पाई a क्यूब होता है, वो तो यहां पे लेंगे। इस मास का जब एब्सोल्यूट मास लेंगे ना, वो लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऊपर वाली चीज, फिर जब एब्सोल्यूट मास रखेंगे उसमें ये रख देंगे। आ रही बात समझ में? तो जो तुम्हारा ये जो एक छोटा सा एलिमेंट मानना है, ये छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा, समझ नहीं आया समझ नहीं आया, अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, थोड़ा सा 3D फिगर है। देखो समझाता हूं, कैसे समझाऊं, भाई साहब की बात समझी जाए। बिल्कुल निधि ऐसे ही पूछता था। रुको तो मैं कोशिश करता हूं तुम्हें कुछ, देखो इसी को ऐसे मानो, इस हेमिस्फीयर को ऐसे मान लो, सेम हेमिस्फीयर है, सेम हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर को ऐसे घुमा दो, इस हेमिस्फीयर को ऐसे बना दो, फिर तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, इस हेमिस्फीयर को ऐसे बना लो, यही बना देता हूं मैं। देखो जब ये हेमिस्फीयर ऐसे बनाओगे तो जो ये स्ट्रिप है ना तुम्हारी, ये ऐसी बन जाएगी। ये जो स्ट्रिप है तुम्हारी ये ऐसी बन जाएगी, ये जो स्ट्रिप है ये तुम्हारी ऐसे बन जाएगी। आ रही है बात समझ में? तो जो तुम्हारी स्ट्रिप है ये ऐसी बन जाएगी, नहीं ऐसे समझ जाओगे, देखो ऐसे समझ जाओगे। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने कितना माना है, y माना है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने कितना माना है, y माना है। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने कितना माना है, y माना है। तो एक तरीके से ये रेडियस का काम कर रही है, एक तरीके से ये चीज रेडियस का काम कर रही है। तो इसका अगर एरिया देखें, इसका अगर एरिया देखें तो कितना हो गया, पाई वाई स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो गया, पाई वाई स्क्वायर। तो ये तो पाई वाई स्क्वायर हो गया। और ये जो है ना, ये गहराई में है, ये अंदर गहराई में, ये हाइट का काम कर रही है। ये दी हुई है तुम्हें dx, ये जो गहराई है ये दी हुई है तुम्हें dx। तो एरिया तो हो गया पाई वाई स्क्वायर और हाइट हो गई dx। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्यूशन लेंथी नहीं है, बस छोटा सा काम है, ये समझ गए तो आगे तो हो गया। बस फिर आगे कुछ नहीं है, आगे तो हो जाएगा। बस इतनी सी बात है कि पाई वाई स्क्वायर ये तो तुम्हारा एरिया होगा और ये तुम्हारी हाइट होगी। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि पाई वाई स्क्वायर तो एरिया होगा और dx हाइट होगी, तो वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम अभी इसको एज्यूम इसलिए किया है क्योंकि हमें ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका वॉल्यूम नहीं पता है, इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता है। मरवा दिया भाई, क्या सवाल उठा लिया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इसको कैसे करूं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि इसको दूसरे तरीके से कैसे करूं, कि मैं तुम्हें समझा दूं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से, मैं इसको कैसे करूं।
अब दिक्कत पता है क्या है, देखो दिक्कत ये है कि देखो अब तुम्हें अगर एक चीज देखो, जो पिछले वाला क्वेश्चन किया है ना, जो पिछले वाला क्वेश्चन किया है, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिर्फ क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये वाली चीज ना 3D है। मेरी बात समझो, ये वाली जो चीज है ना ये 3D है, ये पूरा का पूरा एक सॉलिड चीज है। ये क्या है, तुम्हारा अंदर से भरा हुआ सॉलिड मैटर है। अगर ये 2D होता, अगर ये 2D होता तो फिर तो ये सेमी सर्कल ही बन जाता। अगर ये 2D होता तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक सेमी सर्कल ही बन जाता। और सेमी सर्कल को तो देखो हमने अभी अभी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेमी सर्कल की तो हमने अभी अभी निकाली ही है। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी तो हमने अभी अभी कैलकुलेट की ही है। यहां पे मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता, अगर मैं कर सकता तो मैं कर चुका होता ये वाला फॉर्मूला यूज, तो सेम ही क्वेश्चन बन जाता। पर तुम ये बात समझो कि ये जो फिगर है ना ये 3D फिगर है। ये 3D जैसे बॉल को कट कर देंगे तो ये सेमी सर्कल नहीं है। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हम वैसे नहीं निकाल सकते, ये x इंटू में y वाला इंटीग्रेट करके वैसे नहीं निकाल सकते। इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमें यही देखना पड़ेगा कि इसका मास लग कहां रहा है, हमें यही देखना पड़ेगा कि इसका मास एक्चुअली में कंसंट्रेट कहां हो रहा है, वैसे ही पता लगेगी हमें। हम पीछे वाले तरीके से इसको नहीं कर पाएंगे। अब मैंने क्या किया यहां पे, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि जब भी हम किसी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, कहां पे गया वो फॉर्मूला, जब भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं तो जितने भी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं, जितने भी स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं उसका हम क्या ले लेते हैं, उसका हम ले लेते हैं छोटा सा मास। और जब सारे मास को इंटीग्रेट कर देते हैं, सारे मास को इंटीग्रेट कर देते हैं तो एक तरीके से उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास आ जाता है। और नीचे क्या है, उसका कंप्लीट जो मास एक्चुअल है वो है। अब यहां पे हमें क्या है, एक तरीके से ऊपर तो हमें मास कैलकुलेट करना है एक छोटा सा एलिमेंट लेके, एक छोटा सा एलिमेंट लेके मेरे को क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। फिर मैं देखूंगा कि ऊपर मास क्या है। भाई छोटे छोटे एलिमेंट को अगर मैं जोड़ दूं, सबका मास अगर मैं ऐड कर दूं तो उसका मास क्या बनेगा। अब जो नीचे वाला कैपिटल एम है वो तो आया पड़ा है, जो इस फॉर्मूले में ये कैपिटल एम है ना, ये वाला जो एब्सोल्यूट मास है ये तो हमें पता है क्या आएगा। कैसे पता है हमें कैपिटल एम, कैपिटल एम तो हमें इस तरह पता है क्योंकि इसका वॉल्यूम कितना होता है हेमिस्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई a क्यूब, और इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे तो कैपिटल एम हम ये रख देंगे। हमें फॉर्मूले के हिसाब से x बार निकालने के लिए ऊपर क्या करना है, हमें ऊपर हमें x dm निकालना है ना, और नीचे कैपिटल एम है। तो ये जो कैपिटल एम वाली चीज है ये तो मेरे को पता है ऑलरेडी, ये वाली जो चीज है ये तो मेरे को ऑलरेडी पता है। मैं सिर्फ ये डीएम निकालना चाहता हूं। किसी तरह ये डीएम पता लग जाए, किसी तरह ये डीएम पता लग जाए तो मैं ऊपर इंटीग्रेट कर दूं और फिर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मेरे को पता लग जाए। मैं ये करना चाह रहा हूं, बस मैं तुम्हें समझाना ये चाह रहा हूं। अब जो मैंने यहां पे ये एलिमेंट माना है, अब जो ये मैंने एलिमेंट माना है, ये एलिमेंट एक हेमिस्फीयर पे माना है। इस हेमिस्फीयर के एलिमेंट की कुछ ना कुछ गहराई भी है और इसका कुछ ना कुछ एरिया भी है, इसका कुछ ना कुछ एरिया भी है। अब क्योंकि ये एक सर्कुलर टाइप का एलिमेंट बनेगा, ये तुम्हें दिख रहा है एक रेक्टेंगल टाइप का, हेमिस्फीयर के अंदर का अगर एक एलिमेंट मानोगे, तुम खुद सोचो, हेमिस्फीयर देखो एक गोला है, एक गोला है, तुम खुद सोचो, और उसके अंदर से एक ऐसा पट्टा निकाल दो, हेमिस्फीयर के अंदर से क्या निकाल दो, एक ऐसा अंदर से एक सॉलिड पट्टा सा बना दो, तो उस पट्टे को जब देखोगे ना तो वो तुम्हें सर्कुलर दिखेगा, वो जो पट्टा दिखेगा तुम्हें वो सर्कुलर दिखेगा एक तरीके से पट्टा। आ रही है बात समझ में। अब ये तुम्हें रेक्टेंगल दिख रहा है पर ये अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, ये अंदर की तरफ ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो, ये जो अंदर की तरफ है ये ऐसे जा रहा है, और जब उसको मैं ऊपर से देखूंगा ना तो मेरे को सर्कुलर शेप में दिखेगा। अब सर्कल का जो एरिया होता है वो तो पाई वाई स्क्वायर होता है, इस वजह से जो इसका ये जो सर्कुलर एलिमेंट आया है, इस सर्कुलर एलिमेंट का एरिया तो बन गया पाई वाई स्क्वायर। और जो इसकी हाइट माननी है, ये वाली हाइट देखो, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है तुम्हारी dx, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाना चाहूं तो जब हम एलिमेंट निकालेंगे इसके अंदर से, तो अब ये बनाने में भी थोड़ी समस्या आएगी।
ये कुछ इस तरीके का एलिमेंट दिखेगा तुम्हें सामने से, ये सामने से तुम्हें कुछ इस तरीके का एलिमेंट दिखेगा, समझ रहे हो? ये पीछे की तरफ है, ऐसे ये पीछे की तरफ एलिमेंट है, ये ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। तो जो इसकी हाइट है ना, ये हाइट तो dx है, और ये एक सर्कुलर एलिमेंट दिख रहा है मेरे को, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट माना है, ये सर्कुलर दिख रहा है। तो जो इसका एरिया माना है वो तो पाई वाई स्क्वायर माना है, जो इसका एरिया माना है वो तो पाई वाई स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? dx है, इसकी ऊंचाई क्या है? dx है। जैसी तुम्हारी डीवीडी देखी है ना तुमने, डीवीडी को थोड़ा सा मोटा कर दो, डीवीडी को थोड़ा सा मोटा कर दो, समझ रहे हो? डीवीडी को थोड़ा सा, डीवीडी तो एकदम स्लिम होती है, डीवीडी को मोटा कर दो, एकदम वैसा सा एलिमेंट दिख रहा है ये, समझ रहे हो? तो अब पाई वाई स्क्वायर तो हो गया इसका एरिया, और dx इसकी हाइट है, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये तो इसका जो स्मॉल एलिमेंट था ये तो हो गया इसका वॉल्यूम, और जब इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये इसका आ गया मास, बस। और अब मेरे इससे ज्यादा मैं तुम्हें इमेजिन नहीं करवा सकता, अब अपना तुम खुद देखो, बस मेरा और दिमाग उड़वा दिया तुमने। तो 0 से a तक x dm कितना आ गया तुम्हारा? पाई वाई स्क्वायर dx इंटू में रो, और अपॉन में कैपिटल M चल रहा है, ठीक है? तो इसके अंदर से जो तुम्हारा पाई है, रो है, ये बाहर आ जाएंगे दोनों, ठीक है? ये तो कांस्टेंट्स हैं, ये तो बाहर आ जाएंगे 0x, और जो तुम्हारा वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? देखो यहां से y की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि मैंने ये वाली साइड तो मानी है x, ये वाली हाइट मानी है y, और इसकी रेडियस कितनी होगी? रेडियस a होगी। भाई ये सर्कल का भी तो काम करेगा, एक तरीके से ये सेमी सर्कल का भी तो काम करेगा। तो सेमी सर्कल का जब ये काम करेगा तो उसके अंदर ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सेमी सर्कल का काम तो करेगा, तो उसके अंदर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही। तो यहां पे जो वाई स्क्वायर है इसको मैं क्या लिख दूंगा? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और अपॉन में कैपिटल M है, उसकी जगह लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2/3 पाई a क्यूब इंटू में रो। इसको सॉल्व कर लेना, अब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, माथा खा लिया। आंसर आ रहा है 3/8 है। ना ही उठाता तो सही रहता, ना ही उठाता तो ठीक रहता। कर लेना इसको आगे, ठीक है? बस अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब तुम्हारे हवाले, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तुम्हारे हवाले। मैं एक छोटा सा टॉपिक है मोमेंट्स का, वो बता देता हूं तुम्हें। छोटा सा टॉपिक है मोमेंट्स का, वो समझा देता हूं, बस मोमेंट का बेसिक बता देता हूं, ताकि जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, जब मैं सारे एक साथ लगाऊंगा, तो अगर कहीं बाई चांस मोमेंट यूज होगी, मैंने तो देखा नहीं कि मोमेंट कहीं यूज हुई है, मैंने तो देखा नहीं कि कहीं मोमेंट यूज हुई है, बाकी अगर होगी तो हम देंगे, ठीक है? उसको यूज कर लेंगे। तो मैं मोमेंट का बस तुम्हें एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूं कि मोमेंट होता क्या है। सुरभि कह रही है सर सॉरी टू से, बट मेरे को समझ नहीं आया। कोई बात नहीं सुरभि, मेरे को भी नहीं आया। चलो, तो क्या है हमारा, क्या करवा रहा था मैं? हाँ, मोमेंट देखो क्या होती है। मोमेंट का टॉपिक देखते हैं क्या होता है। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद फिर मैं कल से डायनेमिक शुरू करूंगा। फिर जब इकट्ठे क्वेश्चन करेंगे इसके स्टैटिक्स के और डायनेमिक्स के इकट्ठे प्रीवियस ईयर करेंगे, उसके अंदर जो क्वेश्चन कर लिए वो छोड़ देंगे, और जो मोमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो मैं करवा दूंगा साथ साथ तुम्हें, ठीक है? देखो मोमेंट क्या होता है। देखो मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा जो फोर्स होता है ना, मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है, तुम एक बात बताओ मेरे को कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगेगा तो वो कितनी तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है? कितनी तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मेरे को ये बताओ। बिल्कुल आदर्श, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर तुमने फोर्स लगाया है तो वो कितने तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, मेरे को ये बताओ। देखो जो हमारा फोर्स है ना, वो दो तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है।
अगर तुम्हारा फोर्स सीधा लगा एकदम, अगर तुम्हारा फोर्स एकदम सीधा लगा है तो जो तुम्हारा फोर्स है ना, जो तुम्हारा फोर्स है वो इसको मूव करवा देगा, वो इसको आगे सरका देगा, एक तरीके से इसकी पोजीशन आगे आगे चेंज करवा देगा, है ना। तो जब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन आगे चली जाती है, चेंज हो जाती है, तो सिंपल सा हम उसको बोल देते हैं कि ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन हो गया। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेट हो जाना, ट्रांसलेट हो जाना। ट्रांसलेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मूव कर जाना, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। कि एक ऑब्जेक्ट उठ के कहीं चला गया, उसको हमने धक्का मार के सरका दिया, तो ट्रांसलेशन हो गया। तो जो तुम्हारा फोर्स है ना, वो या तो एक ऑब्जेक्ट को सरका सकता है, ठीक है, या तो सीधी सी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को सरका सकता है। अगर मैं तुमसे बोलूं ना कि सरकाने के साथ साथ तुम्हारा फोर्स एक काम और भी कर सकता है, तुम्हारा फोर्स एक ऑब्जेक्ट को घुमा भी सकता है। मान लो मैंने यहां पे इस कॉर्नर पे फोर्स लगा दिया, मान लो मैंने यहां पे जो ये एफ फोर्स था वो इस नीचे वाले किनारे पे लगा दिया। जैसे ही मैं इसके नीचे वाले किनारे पे एक फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट है ना, ये इधर से ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, बिल्कुल स्थिति परिवर्तन। अगर मैं तुम्हारे ऑब्जेक्ट के यहां पे एक फोर्स लगाऊंगा तो मेरे को बताओ, क्या ऐसा ही कुछ नहीं होगा? क्या ऐसा ही कुछ नहीं होगा? हाँ है ना। गुड इवनिंग सोनम। तो अगर मैं इस कॉर्नर पे फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या है, ये रोटेट करने, ये इधर से घूमने की कोशिश करेगा। तो फोर्स ऐसा भी कुछ कर सकता है। तो पहला मैंने क्या बोला? ट्रांसलेशन, जिसको तुम स्थिति परिवर्तन बोल रहे हो। ट्रांसलेशन, जिसको तुम क्या बोल रहे हो? स्थिति परिवर्तन। दूसरा इफेक्ट मैं बोल रहा हूं रोटेशन। इस घूमने को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन, रोटेट करना। हमारा जो फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट भी करवा सकता है। हमारा जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्या करवा सकता है? रोटेट भी करवा सकता है ना। तुम अपनी बुक को करके देख लेना, तुम्हारी टेबल पे तुम्हारी बुक रखी होगी, उसके एक किनारे पे थोड़ा सा टेढ़ा फोर्स लगा के देखना, वो दूसरी तरफ से घूम जाएगी। और तीसरा क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दोनों चीजें भी हो सकती हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है, मतलब मूव भी कर जाए, मूव भी कर जाए। रोटेशन को क्या बोलते हैं? घूर्णन। ठीक है, घूर्णन बोलते हैं, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको याद आ जाएगा। तीसरा ऐसा हो सकता है कि दोनों चीजें हो जाए। तुम एकदम नीचे कॉर्नर पे भी मत लगाओ, एकदम सीधा भी मत लगाओ, थोड़ा सा बीच में लगा दो। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा मूव भी करेगा, ये थोड़ा सा आगे भी सरकेगा और घूमेगा भी, आगे भी सरकेगा और घूमेगा भी। समझ रहे हो? तो जो हमारा फोर्स है ना, जो हमारा फोर्स है वो तीन तरीके के इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। जो हमारा फोर्स है वो क्या कर सकता है? तीन तरीके के इफेक्ट क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। अब मैं तुम्हें एक चीज, एक वर्ड यहां पे यूज करने वाला हूं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। मोमेंट ऑफ ए फोर्स। एक फोर्स की मोमेंट क्या होगी? एट ए पॉइंट। अब एक चीज ये डिस्कस करने वाला हूं मैं क्या देखना चाह रहा हूं? मैं ये देखना चाह रहा हूं कि एक फोर्स ने कितनी मोमेंट प्रोड्यूस की है ना। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि अगर मैं एक पॉइंट फिक्स कर लूं, मान लो जैसे कि तुम्हारी ये, मान लो जैसे कि तुम्हारी ये एक ऑब्जेक्ट रखी थी, यहां पे मान लो मैंने इसके सेंटर पे एक पॉइंट बोल दिया P, या पॉइंट सेंटर पे ले रहे हो तो C बोल दो, सेंटर पे पॉइंट ले लिया मैंने C। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि यहां से जो तुमने ये फोर्स लगाया F, इस फोर्स से ओवरऑल मोमेंट कितनी हुई? इस फोर्स से ओवरऑल मोमेंट कितनी हुई? अब एक बात देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं, मेरे को एक दो बातें बताना कि फोर्स से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगी वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। कैसे? जैसे कि देखो, मैं फिर से एक क्या बनाता हूं, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ठीक है, पहला केस मैं तुम्हें समझाने के लिए क्या कर रहा हूं, चलो दो से ही समझ जाओगे तुम, ये तो छोड़ो।
पहला केस तो मेरे को ये बताओ, मान लो यहां पे ये इसकी सेंटर वाली लाइन है, ये इसकी क्या है, सेंटर वाली लाइन है। अब मोमेंट के अंदर दोनों चीज आई है, मैं तुम्हें यही समझा रहा था, मोमेंट के अंदर दोनों चीज आई है, ट्रांसलेशन भी और रोटेशन भी। एक फोर्स की मोमेंट जो होती है, एक फोर्स की जो मोमेंट होती है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों को कंबाइंड करके जब हम ये देखते हैं कि एक फोर्स ने कितना ऑब्जेक्ट को मूव करवाया और कितना घुमाया, जब इन दोनों चीजों को हम कंबाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम कंबाइंड तरीके से बोल देते हैं कि फोर्स से क्या हो गया, मोमेंट हो गया। हम क्या बोल देते हैं कि फोर्स से क्या हो गया, मोमेंट हो गया। मतलब ये दोनों चीजें हो गई। जिस ऑब्जेक्ट ने ये दोनों चीजें, जिस फोर्स ने ये दोनों चीजें ज्यादा करी, जिस फोर्स ने ये दोनों चीजें ज्यादा करी, हम बोल देते हैं कि उसकी मोमेंट ज्यादा है। जिस फोर्स ने ये दोनों की दोनों चीजें कम करी, मतलब ऑब्जेक्ट को सरकाया भी कम और घुमाया भी कम, तो हम बोल देते हैं कि उस फोर्स की मोमेंट एक पॉइंट के अबाउट क्या है, कम है। हम वो नापते किस हिसाब से हैं, हम कोई एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं कि भाई सी पॉइंट के हिसाब से देख लो ये ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, ठीक है। सी पॉइंट के अबाउट हम ये देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है। समझ आ रही है बात? तो अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो ये तुम्हारी सेंट्रल लाइन है, मैंने तुमसे कह दिया कि यहां से यहां पे तुमने एक 15 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, एक लगा दिया तुमने 30 न्यूटन का फोर्स। कौन सा ऑब्जेक्ट, एकदम सिंपल सी बात है, कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा मोमेंट क्रिएट करेगा, बताओ? कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा ट्रांसलेशन क्रिएट करेगा, ये बताओ। तो ऋषि का ये कंप्लीट तो करो, अब इसको छोड़ के दूसरा टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दूं, ऐसे नहीं होता है ना। सारी कल भी मैंने ये चीज समझाई थी कि थोड़ा सा सब्र रख के, पेशेंस रख के पढ़ो। और अगर यूं लग रहा है कि इससे कुछ लेना देना ही नहीं है तो फिर मत करो भाई, अपना और कोई टाइम और कहीं टाइम और किसी टॉपिक पे टाइम लगाओ। कौन सा फोर्स जो है वो ज्यादा मोमेंट क्रिएट करेगा? ऑब्वियस सी बात है 30 न्यूटन वाला, भाई ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा सरका देगा, ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ज्यादा सरक जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब जो मोमेंट है वो फोर्स पे डिपेंड कर रही है सीधा सीधा। अगर फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंट ज्यादा हो जाएगी, फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंट ज्यादा हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। फोर्स ज्यादा होगा तो मोमेंट ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल सबका गैस एकदम ठीक है, सही डायरेक्शन में दिमाग है। मान लो ये तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट है। एक दूसरा केस और पूछ रहा हूं मैं तुमसे, एक दूसरा केस और पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ठीक है। अब मेरे को एक चीज बताना तुम, ठीक है। इसको चलो मैं हटा ही देता हूं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। देखो जैसे कि मान लो थोड़ा सा ऊपर मैंने यहां पे एक सी पॉइंट ले लिया और यहां पे भी एक सी पॉइंट ले लिया। अब मैं मोमेंट रोटेशन के हिसाब से कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, सोच समझ के जवाब देना। एक फोर्स मान लो मैंने यहां से ऐसे लगाया, दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्सेस का सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड फोर्सेस का सेम है और ये ऑब्जेक्ट भी सेम है। यूं मुझे सोचना है बड़ी है, ऑब्जेक्ट सेम है, थोड़ा सा बड़ा बन गया फिगर, ऑब्जेक्ट भी सेम है, मास भी सेम है, सब कुछ सेम है। सेम न्यूटन का फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स मैंने लगाया, तो मेरे को एक बात बताओ कि कौन सी ऑब्जेक्ट ज्यादा घूमेगी, कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा घूमेगा? अब ये बताओ मेरे को, सेम फोर्स लगाया है, सेम ऑब्जेक्ट है, बस ये वाला मैंने थोड़ा सा ऊपर लगाया और ये वाला थोड़ा सा नीचे लगाया, ये बताओ। वेरी गुड अवंती, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मयंक, सही बात है एकदम। सोनी, रेनू, सूरज, सूरज ने गलत बताया, अनु, दीपांजलि बिल्कुल ठीक है, शुभम बिल्कुल ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे वाला ज्यादा घुमाएगा, दूसरे वाला ज्यादा घुमाएगा, हो जाएगा तरुण, टाइम से हो जाएगा। ये वाला ज्यादा घुमाएगा क्योंकि ये लग रहा है सेंटर पे, ये रोटेट नहीं करवा पाएगा। किसी भी चीज को अगर हम कॉर्नर पे से पकड़ के घुमाने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा चांस है कि वो घूम जाएगी, है ना। तो क्या मैं तुम्हें ये बात बोल सकता हूं कि जिस पॉइंट के अबाउट तुम मेजर कर रहे हो, जिस पॉइंट के अबाउट तुम मेजर कर रहे हो, तो उस पॉइंट से फोर्स का डिस्टेंस ज्यादा अगर होगा,
अगर उस पॉइंट से फोर्स का डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो रोटेशन ज्यादा होगी। बोलो, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर पॉइंट से फोर्स का डिस्टेंस ज्यादा है तो रोटेशन ज्यादा होगी, और अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो ट्रांसलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, तो वो कहता है कि इन दोनों चीजों को कंबाइंड कर दो, इन दोनों चीजों को कंबाइंड कर दो, तो एक फोर्स का जो मोमेंट है, जो एक फोर्स का मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू में उसका डिस्टेंस। जिस पॉइंट से तुम बात कर रहे हो, जिस पॉइंट से तुम क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स सीधा सा ये हो जाएगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू में उसका डिस्टेंस, कि वो सी से कितना, जो पॉइंट तुमने ऑब्जर्व किया है उससे वो कितना दूर लग रहा है, उससे वो कितना दूर लग रहा है। तो ये हो जाएगी सिंपल सी तुम्हारी उस फोर्स की मोमेंट, उस फोर्स की मोमेंट। पता नहीं सुरभि, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, जैसे कि देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं। कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 2 मीटर है। कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 2 मीटर है। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 2 मीटर है। रुको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे समझ आ जाए। माना ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है, 2 मीटर है, सारी की सारी साइड्स 2 मीटर है। फोर्सेज ऑफ 5, 3, 4, 6 न्यूटन एक्ट अलोंग, मान लो इसके साइड्स के नाम दे दो, ए, बी, सी और डी। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो फोर्सेस हैं वो 5 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है सी बी के अलोंग। सी बी के अलोंग तुम्हारा कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, 5 न्यूटन का। इधर 5 न्यूटन का फोर्स है, और कह रहा है बी ए की तरफ 3 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, डी ए की तरफ 4 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, और एक फोर्स कहां एक्ट कर रहा है, 6 न्यूटन वाला डी बी के अबाउट। जब डी से बी को ज्वाइन कर दोगे तो एक फोर्स यहां एक्ट कर रहा है, यहां फोर्स एक्ट कर रहा है 6 न्यूटन का। ठीक है, राम राम गौरव। तो ये है तुम्हारा ओ पॉइंट जो इसका एकदम सेंटर है, जो इसका सेंटर है ये है तुम्हारा एकदम ओ पॉइंट। तो कह रहा है कि फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स, फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ फोर्सेस। अब तुम्हें एक चीज और समझाना चाहूंगा इससे पहले, जिससे पहले कि तुम इस क्वेश्चन को करने लगो उससे पहले मैं तुम्हें एक चीज और समझाना चाहूंगा। देखो मेरे को एक बात बताना, ये 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए मान लो मैंने। ठीक है, यहां पे तुम्हारा ये पॉइंट है जिससे मेरे को मोमेंट निकालनी है, यहां पे तुम्हारा पॉइंट है जिससे मेरे को मोमेंट निकालनी है। ठीक है, देखो ये हम एक्स्ट्रा टॉपिक कर रहे हैं जिस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने एक वो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला देखा था, उसमें मोमेंट निकलवा रखी थी। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है मोमेंट्स के, 1-2 क्वेश्चन है, तो करना जरूरी है। कर लो, कुछ नहीं जा रहा है, अभी हमारे पास समय है, कर लो, डरो मत। आसान चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मेरे को तो ऐसे लग रहा है। तो एक फोर्स मैंने माना यहां नीचे से ऐसे लग रहा है, ये पी फोर्स ऐसे लग रहा है, और एक पी फोर्स यहां से इस डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है। ठीक है, जरा मेरे को एक बात ये बताओ कि ये वाला फोर्स ऑब्जेक्ट को कैसे घुमाएगा और ये वाला ऑब्जेक्ट कैसे घुमाएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समझाओ। मेरे को ये बताओ कि पहले वाला फोर्स कैसे घुमाएगा और सेकंड वाला फोर्स कैसे रोटेट करवाएगा। सेकंड वाला फोर्स कैसे रोटेट करवाएगा। ये वाला फोर्स तो इधर से ऐसे लग रहा है और ये वाला फोर्स इधर से ऐसे लग रहा है। तो अगर देखें ये वाला फोर्स इधर से ऐसे लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा इधर से ऐसे घूमेगा, ये वाला ऑब्जेक्ट तुम्हारा इधर से ऐसे घूमेगा, और अगर ये इधर से लग रहा है तो ये वाला ऑब्जेक्ट इधर से ऐसे घूम जाएगा। हाँ है ना। तो ये वाला फोर्स कैसी रोटेशन क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज।
मानते हो इस बात को? ये वाला फोर्स कैसी रोटेशन क्रिएट कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा वाला कर रहा है क्लॉकवाइज। तो जब भी, ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हारी ओरिएंटेशन, जब भी तुम्हारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, जब भी तुम्हारी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो मोमेंट निकलती है उसको हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मोमेंट निकलती है वो हमेशा पॉजिटिव एज्यूम होती है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेशन मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा जो मोमेंट है वो नेगेटिव कैलकुलेट होती है। आगे बात समझ में? तो ये बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। अब बारी बारी से एक काम करते हैं, यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं धीरे धीरे, ठीक है? चलो, सबसे पहले देखो, सारे के सारे फोर्स दिख रहे हैं। बस ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन बनाई हुई है कि जैसे हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नहीं करते, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जब हम कॉन्टूर इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव मान के करते हैं, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं तो नेगेटिव मान के करते हैं। उसमें करते हैं ना, कॉन्टूर इंटीग्रेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सुना होगा। तो वहीं से ये चीज कन्वेंशन, ऐसी मैथमेटिक्स में ऐसे ही माना जाता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो पॉजिटिव मानी जाती है, और जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसको नेगेटिव माना जाता है। अब एक बात देखते हैं, चलो, हमें मोमेंट ऑफ फोर्सेस निकालनी है अबाउट ओ, ओ से अबाउट ओ। बारी बारी से सारे फोर्स लेते हैं, सॉरी, बारी बारी से क्या लेते हैं, सारे के सारे फोर्सेस को लेके चलते हैं, ठीक है? या ओ पे तो नहीं बोल रहा है, ये सी पे निकाल लो, क्योंकि ओ पे तो टिपिकल हो जाएगा, रूट वूट में आंसर आएगा। पहले सी पे निकाल लो, चलो सी पॉइंट पे निकालते हैं, सी पॉइंट से पे निकालते हैं। यहां पे हम निकालते हैं क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स, सी पे, ओ पे नहीं, सी पे, क्योंकि यहां से फिर हमें बीच के डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे सारे। चलो अब सी पे देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, 5 न्यूटन का जो फोर्स है उसका ओ पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो तो सी से ही पास हो रहा है, वो तो सी से ही पास हो रहा है, तो उसका सी से तो कोई डिस्टेंस है नहीं, उसका सी से तो कोई डिस्टेंस है नहीं। तो जो 5 न्यूटन फोर्स है उसका सी से डिस्टेंस कितना है? 0 है। मानते हो? तो पहले फोर्स की जो मोमेंट है वो कुछ भी नहीं है। 5 न्यूटन का फोर्स तो सी में से ही जा रहा है, तो ये कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करेगा। अब बात आते हैं 3 वाले पे, 3 वाला फोर्स लग रहा है इधर, इस ऑब्जेक्ट के इधर। अब मेरे को बताओ, ये ऑब्जेक्ट को कैसे घुमाएगा? 3 वाला फोर्स ऐसे घुमाएगा, 3 वाला जो फोर्स है ये ऑब्जेक्ट को इधर से ऐसे घुमाएगा, इस तरह रोटेट करवाएगा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवा रहा है। मतलब किस तरीके से करवा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवा रहा है। और जो ये जो 3 न्यूटन वाला फोर्स है इसका सी से डिस्टेंस कितना है बताओ? जो 3 न्यूटन वाला फोर्स है, ये फोर्स ऐसे जा रहा है, 3 न्यूटन वाला ये फोर्स ऐसे जा रहा है, तो इसका अगर मैं डिस्टेंस देखूं सी से, तो साइड ऑफ स्क्वायर कितनी दी हुई थी तुम्हें? 2 दी हुई थी। साइड कितनी दी हुई थी तुम्हें? 2 दी हुई थी। तो जो 3 न्यूटन वाला फोर्स है उसका सी पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। ये किधर घुमा रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसकी मोमेंट कितनी आएगी? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। और क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ले लेंगे। क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन करवा रहा है तो हम क्या मान लेंगे? माइनस का मान लेंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? अब बात करते हैं 4 न्यूटन वाले की। 4 न्यूटन वाला फोर्स ऐसे जा रहा है, 4 न्यूटन वाला फोर्स ऐसे जा रहा है। तो अगर ये वाला फोर्स ऐसे लग रहा है तो जब ये ऊपर से लगेगा तो ये ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाएगा। जब ये फोर्स साइड 2 दी हुई है अभिषेक, साइड 2 दी हुई है स्क्वायर की,
तो ये जो ये जो 4 फोर्स ऐसे लग रहा है, ये 4 फोर्स ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो 4 फोर्स ऐसे लग रहा है, ये इसको कैसे घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसकी रोटेशन कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी जो मोमेंट निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी, और इसका जो डिस्टेंस है सी से वो भी 2 निकलेगा। इसका जो डिस्टेंस है सी से वो भी क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 पर प्लस का, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस का। क्लियर हो गई बात? अब आ जाओ 6 पे, अब आ जाओ 6 वाले पे। जो 6 वाला लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, 6 वाला लग रहा है वो ऐसे लग रहा है। तो 6 वाला भी ऐसे लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही घूमेगा। 6 वाला भी ऐसे लग रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही घूमेगा। तो ये ऑब्जेक्ट भी ऐसे घूमेगा। तो सबसे पहली बात तो रोटेशन 6 वाले के हिसाब से भी कितनी है? एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे नीलम बोल तो रहा हूं, साइड 2 है, साइड 2 है। तो ये फोर्स जा रहा है, ये फोर्स जा रहा है, और ये डिस्टेंस 2 ही तो है ये। तो सबसे पहली बात तो रोटेशन कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट आएगी पॉजिटिव। इसका जो डिस्टेंस है ओसी से वो लेना है तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेना परपेंडिकुलर ही है सभी का, लेना सभी का परपेंडिकुलर ही है। तो ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना बनेगा? ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना बनेगा? अगर स्क्वायर की साइड 2 है तो ये डायगोनल का हाफ कर लो ना बस। डायगोनल कितना बनेगा स्क्वायर का? √2a होता है ना डायगोनल। डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का? √2a, √2a होता है डायगोनल। तो डायगोनल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2√2। इसका हाफ कर लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा तुम्हारा? √2। ये वाला डिस्टेंस कितना बनेगा? √2। ठीक है, और ये कितना आ गया प्लस में? 6 न्यूटन का तो फोर्स था, और √2 इसकी क्या थी? डिस्टेंस थी। तो ये तुम्हारी कितनी आ जाएगी? रिजल्टेंट आ जाएगी सारी की सारी। ये तुम्हारी कितनी आ जाएगी? रिजल्टेंट आ जाएगी -6 प्लस का 8 प्लस का 6√2, 2 प्लस में 6√2। अगर वो ये बोल देता कि ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं ये इक्विलिब्रियम में हैं, ये सारे के सारे फोर्सेस जो हैं ये इक्विलिब्रियम में हैं, तो हम क्या कह देते कि ये सारी, अब वो कुछ भी वेरिएबल बना देता, मान लो इसके अंदर कोई भी एक डिस्टेंस को वेरिएबल बना देता, मान लो √2 को a बोल देता और कह देता कि a की वैल्यू बताओ जब ये फोर्सेस इक्विलिब्रियम में। तो इस मोमेंट को 0 के बराबर रख देते और उसके अंदर से वो वेरिएबल आ जाता, उसके अंदर से क्या आ जाता? वो वेरिएबल फाइंड आउट हो जाता। तो इस तरीके से हम एक मोमेंट निकालते हैं फोर्स की। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? मोमेंट निकालते हैं फोर्स की। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो मोमेंट का बस इतना सा ही थोड़ा सा आइडिया देना था मेरे को तुम्हें कि मोमेंट कैसे कैलकुलेट होती है। कल से मैं शुरू करूंगा तुम्हारी डायनेमिक्स, तुम क्वेश्चंस को ट्राई करना। और अब हम करेंगे क्या? डायनेमिक्स को शुरू। और फिर जब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, इनके एक दिन हम क्वेश्चंस लगा लेंगे, एक दिन 2 दिन। तो उसके अंदर जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे तुम बता रहे हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या और कोई कपल वपल आ रहा है छोटा मोटा टॉपिक, तो उसको मैं वहां पे थोड़ा सा हिंट देके तुम्हें समझा दूंगा। और इससे ज्यादा समय लगाना मेरे को नहीं लगता स्टैटिक्स के लिए जरूरी है। काफी समय हम स्टैटिक्स को दे चुके हैं और काफी आइडिया भी तुम्हें लग गया होगा, जहां तक मेरे को लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अब सब कुछ ऐसा लगेगा कि देखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम कल से शुरू करेंगे डायनेमिक्स। और अगर कल टाइम चेंज हुआ तो मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है, अपडेट करवा दूंगा ऐप के ऊपर। और ठीक है, तो डायनेमिक्स को थोड़ा जल्दी करने का कोशिश करेंगे। ये जो फ्रिक्शन व्रिक्शन छोटे मोटे टॉपिक हैं ये क्वेश्चंस में ही देख लेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चंस में ही समझा दूंगा मैं। हाँ, कल मैं कोशिश करूंगा 99% क्लास लेने की, लूंगा ही, ये मान के चलो क्लास तो होगी ही। ठीक है, फिर अब मिलेंगे हम कल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय, गुड डे, बाय।